इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी से यूनिट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर रहेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। शुरुआत करते हैं। द जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स की वैल्यू या तो घट सकती है या बढ़ सकती है। तो जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेफिनेटली हमें उसे डेबिट करना होता है और एसेट्स की वैल्यू बढ़ने के कारण हमें गेन होगा, फायदा होगा। और फायदा या गेन जिस भी अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, डालते हैं, तो उसे हमें क्रेडिट करना होता है। तो जर्नल एंट्री रहेगी आपकी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके ऑपोजिट अगर एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो हमें लॉस होगा और एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होने पर हमें एसेट्स को क्रेडिट करना है और लॉस हमेशा डेबिट होता है, हम जानते हैं। तो लॉस की वैल्यू से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगी। तो जनरल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो ये पहली दो जर्नल एंट्रीज हमारी रहेंगी एसेट्स के वैल्यू के इंक्रीज या डिक्रीज होने। नेक्स्ट थर्ड जर्नल एंट्री जो हमारी रहेगी वह है जब हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, अप्रिशिएट हो जाती है। तो लायबिलिटीज की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो हमारे लिए लॉस है। और लॉस के लिए जैसा हमने सेकंड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था, बिल्कुल उसी तरह से लायबिलिटीज की वैल्यू जब बढ़ेगी तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ही होगा। और लायबिलिटीज का जो बैलेंस है हमेशा क्रेडिट होता है और जब भी वो बढ़ेंगी तो लायबिलिटीज क्रेडिट होंगी, तो लायबिलिटीज को हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया है। तो जर्नल एंट्री आपकी हो गई है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। नेक्स्ट जनरल एंट्री फॉर रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। इसका मतलब कि अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है, हमें फ्यूचर में उनकी पेमेंट जब भी करेंगे तो कम अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इससे हमें गेन हो जाएगा। और जैसा हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में किया कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमें गेन होता है और यहाँ पर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो हमें गेन हो रहा है। तो गेन की अमाउंट से हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इनकम है, प्रॉफिट है, गेन है, उनका जो नेचुरल बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। और लायबिलिटीज का जो बैलेंस है वो भी क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन अगर लायबिलिटीज कम हो जाती हैं तो उसका ऑपोजिट मतलब लायबिलिटीज को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री हमारी हो गई है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह से अगली जर्नल एंट्री, जो दो जर्नल एंट्री है हमारी, वो हैं अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए और अनरिकॉर्डेड
लायबिलिटी के लिए। अनरिकॉर्डेड एसेट आमतौर पर वो एसेट हो सकती हैं जो पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो गई हैं और अब उनका बिजनेस में वैसे कोई काम नहीं रहा, राइट ऑफ हो चुकी हैं, बस उनकी स्क्रैप वैल्यू हमें मिल सकती है, तो उसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनको बेचने से हमें कैश मिल जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि बुक्स में वो असेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन वैसे फिजिकली हमारे पास वो रखी है और हमने उसे अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, बेचा नहीं है उस कबाड़ को, तो अब अगर हम उसको बेचेंगे तो हमें उसका फायदा होगा और गेन होगा, तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और कैश हमारा बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि वो कोई ऐसी एसेट है जो जिसकी वैल्यू फ्यूचर में भी रहेगी और हम उसको बिजनेस में यूज करने वाले हैं, बिजनेस में वो आगे भी काम आएगी, तो उस सिचुएशन में एसेट अकाउंट डेबिट मतलब वो एसेट बढ़ गई हमारी, हम उसे बुक्स में ले आए, तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं रहेगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है और हम इमीडिएट उसकी पेमेंट कर देते हैं, तो कैश हमारा कम हो जाएगा, कैश चला जाएगा, और क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये अभी तक बुक्स में नहीं थी, ये अनएक्सपेक्टेडली हमारे सामने आई है, तो ये इससे हमें नुकसान हो गया है, और तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नुकसान की अमाउंट से, लॉस की अमाउंट से डेबिट हो जाएगा, और जितना हमारा कैश उसकी पेमेंट में जाएगा उससे कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री हमारी हो गई है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ भी हम मान लेते हैं कि हम उसकी इमीडिएट पेमेंट नहीं करते, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट ही रहेगा, क्योंकि लॉस तो हो ही गया है कि लायबिलिटी वो ऐसी आ गई है जो अभी तक हमने अज्यूम नहीं की थी, अनरिकॉर्डेड है, तो अब हम उसको बुक्स में ले आएंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे और उसकी पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, तो यहाँ पर जो भी वो लायबिलिटी रहेगी उसका नाम आ जाएगा, तो जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। अभी आखिरी जो दो एंट्रीज हैं वो फॉर ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन इफ क्रेडिट बैलेंस, और लास्ट है फॉर ट्रांसफरिंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये गेन के लिए है और ये लॉस के लिए है। क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा है तो हमें फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो उसको अब हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफर करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में वो अमाउंट एग्जिस्ट करती है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वो ट्रांसफर होकर के ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो गेन है या प्रॉफिट है, ये ओल्ड पार्टनर्स के एफर्ट्स से क्रिएट हुआ है, ये ऑलरेडी उन्होंने कमा लिया है, बस उन्हें बुक्स में उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन अभी हम एक नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करने जा रहे हैं, शामिल करने जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन पर वो सभी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि चलिए आज हम अपनी बुक्स को अपडेट
कर लेते हैं। तो इसी तरह से अगर अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड के मुकाबले, तो इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस की अमाउंट जब हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो ऑलरेडी एक्सेस डेबिट है, तो ट्रांसफर करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी उनके ओल्ड रेशो में। ये रेशो उनका ओल्ड ही रहेगा, उनके पुरानी एक्टिविटीज के कारण ये लॉस जनरेट हुआ है या ऊपर यहाँ ये गेन जनरेट हुआ था, वो सब उनके पुरानी एक्टिविटीज के कारण था। तो ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे, ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे और ओल्ड ही रेशो रहेगा। तो यहाँ लॉस के ट्रांसफर करने की जो जर्नल एंट्री रहेगी वो होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये एग्जांपल हमने एनसीईआरटी की बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 24 लिया है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन अप्रैल 1, 2015। इसमें हम लाइबिलिटीज में देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं 20,000, कैपिटल्स दी हैं ए और बी की, और असेट साइड में देखते हैं तो कैश इन हैंड दिया है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी, और नीचे दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑन द डेट सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब 1 अप्रैल 2015 को सी एक नया पार्टनर के रूप में बिजनेस में आ रहा है। सी इज टू ब्रिंग इन ₹15,000 एज कैपिटल। सी 15,000 रुपए कैपिटल के तौर पर लाएगा और ₹5,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/6 शेयर, और 5,000 रुपए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा 1/6 शेयर के लिए। इसका मतलब कि प्रॉफिट के कुल 6 हिस्से हम करेंगे और उसमें से एक हिस्सा सी को मिलेगा, 6 में से 1। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। तो स्टॉक जिसकी वैल्यू 15,000 रुपए है, ये 10% मतलब 1,500 रुपए से रिड्यूस कर देंगे और ये रह जाएगा 13,500 हमारे पास रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 1,500 रुपीज हैं ये रिवैल्यूएशन में जाएंगे और ये 13,500 जो है ये बैलेंस शीट में जाएंगे। ये इस तरह से हम अभी इसको एनालाइज कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को। प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई है, तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ डेबिट हो जाएगी 10% से। प्लांट एंड मशीनरी अभी है 30,000, तो हम इसमें 3,000 ऐड कर देंगे, वैल्यू बढ़ जाएगी, तो बढ़ करके ये हो जाएगी 33,000, बैलेंस शीट में आ जाएगी। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। ये जो है ये 3,000 रुपए रिवैल्यूएशन में चले जाएंगे। प्रॉफिट है, गेन है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के लायबिलिटी से क्रेडिट साइड में चले जाएंगे और ये 33,000 बैलेंस शीट में दिखाएंगे। फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट ₹9,000। फर्नीचर को रीवैल्यूड किया है 9,000 रुपए पर, मतलब फर्नीचर की जो नई वैल्यू हमने ली है वो 9,000 रुपए ली है। पहले यह 10,000 रुपए से दिखाया गया था। इसका मतलब 1,000 रुपए डेप्रिसिएशन लग गया, इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई है 1,000 रुपए से। ठीक है, तो नई बैलेंस शीट में हम लेंगे 9,000 रुपया और 1,000 रुपया रिवैल्यूएशन
अकाउंट में चला जाएगा। रिड्यूस हो गई है वैल्यू फर्नीचर की, तो ये हमारे लिए नुकसान है, तो इसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे। स्टॉक भी रिड्यूस हुआ है, तो उसके जो रिडक्शन वाली अमाउंट है वो भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है ये दी गई है, इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स एट 5%। तो जो सन्ड्री डेटर्स हैं 12,000 के, ठीक है, तो उस पर हमें ये रिवैल्यूएशन में जाएगी अमाउंट और ये बैलेंस शीट में जाएगी। तो डेटर्स है 12,000 रुपया और उसका 5% हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है। तो इसका 5% हो गया 600 रुपीज माइनस 600। ये -600 यहाँ बैलेंस शीट में भी -600 करके ही दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रोविजन क्रिएट किया है। ये एक्चुअल में जो है ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू अभी कम हो गई है, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि इतना रुपया हमारा बैड डेब्ट हो सकता है। तो हम इसको 600 रुपीज को रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे और बैलेंस शीट में 12,000 -600 लेस करके शो करेंगे इसे, और फिर फाइनल जो अमाउंट है वो आपकी 11,400 अमाउंट वाले कॉलम में बैलेंस शीट में आ जाएगी। फिर लिखा है कि ₹2,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसका मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी बिल अभी ड्यू है और उसके लिए हमें 200 रुपए का एक प्रोविजन करना है। तो यहाँ हम नई जो बैलेंस शीट आएगी उसमें हम 200 रुपीज लिख देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इस तरह से नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1,000 नोट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। इसका मतलब ये 1,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड एसेट है। तो इसके लिए भी जो जर्नल एंट्री हम आगे पास करेंगे, जैसा कि इसमें दिया है रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, तो अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे और उसके बाद इसको नई जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे उसमें एसेट साइड में शो कर देंगे इन्वेस्टमेंट्स 1,000। यहाँ अभी हम सिर्फ शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आगे हम इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। A creditor of ₹100 is not likely to claim his money and is to be written off। अभी एक क्रेडिटर है जो 1,000 रुपए अपने क्लेम करने नहीं जा रहा है, वो अपना 1,000 रुपए क्लेम नहीं करेगा, तो ये लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम यहां से माइनस कर देंगे 1,000 रुपया और नई बैलेंस शीट में ये 1,000 रुपये माइनस करने के बाद में सन्ड्री क्रेडिटर्स 19,000 हम शो करेंगे। चलिए, हमने अभी ये क्वेश्चन एनालाइज कर लिया है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नया पार्टनर सी जो आ रहा है वो अपने कैपिटल लेके आएगा 15,000 और 5,000 गुडविल लेकर के आएगा। तो उसके लिए जर्नल एंट्री आपकी हो गई है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल या हम इसे कह सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट सेकंड एंट्री में गुडविल की जो अमाउंट लाए थे उसे हमने पार्टनर ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, और जो कि उनका 3:2 था सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब जो एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई है, जिन एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई है उसके लिए हमने एक कॉमन जर्नल एंट्री कर दी है, और जहां एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है उनके लिए हमने ये एक कॉमन जर्नल एंट्री कर दी है। तो जहां एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हुई है वहां एसेट्स क्रेडिट हो जाएंगी,
जैसे स्टॉक, फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो उसके अगेंस्ट लॉस हमें पता है कि डेबिट होता है, तो एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होने के कारण फर्म को लॉस हो गया, तो लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके रिकॉर्ड करेंगे और इंडिविजुअल एसेट्स को हम क्रेडिट कर देंगे। जनरल एंट्री आपकी हो गई है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3100, टू स्टॉक अकाउंट 1500, टू फर्नीचर अकाउंट 1000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 600। नेक्स्ट जनरल एंट्री में प्लांट एंड मशीनरी हमारी एप्रिशिएट हुई है और इन्वेस्टमेंट्स जो अनरिकॉर्डेड थी उसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हो गई हैं, तो एसेट्स इंक्रीज होंगे तो एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, और इनके इंक्रीज होने के कारण हमें गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो वो गेन या प्रॉफिट जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है, तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू इस गेन को रिकॉर्ड करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 3000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4000। अभी जो एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल था उसके लिए ये एक लायबिलिटी बढ़ गई है हमारी, लॉस हो गया है, तो लॉस के लिए फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ये हम जानते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, ये 200 रुपए से हमने ये जर्नल एंट्री कर दी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का लिए जैसे हमने पढ़ा था कि 1000 रुपए के जो क्रेडिटर्स हैं वो फ्यूचर में क्लेम नहीं करने वाले हैं, तो ये 1000 रुपए था, हम इसको ठीक कर देते हैं, इसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएगी, क्योंकि लायबिलिटी जितने भी होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, जब वो इंक्रीज होंगी तो और क्रेडिट हो जाएंगी, लेकिन जब वो डिक्रीज होंगी तो उन्हें डेबिट करना पड़ेगा, तो यहां पर हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया है 1000 से, क्योंकि इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होने के कारण हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को इस प्रॉफिट के लिए क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपीज से। अब फाइनली जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन एंट्रीज की पोस्टिंग कर देंगे तो लास्ट में हमें पता लगेगा कि क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल दोनों में डिफरेंस है, तो डेफिनेटली यहाँ क्रेडिट साइड में बैलेंस था ज्यादा, और इस प्रॉफिट को हमने, इसका मतलब गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो इसे हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जो एक्सेस क्रेडिट था उसे ट्रांसफर करने के लिए रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में हमने क्रेडिट कर दिया 3:2 रेशो में, 3:2 जैसा कि इनका रेशो था, हमने इसे क्रेडिट कर दिया। अब इन्हीं जर्नल एंट्रीज की जो हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, जैसा हमने जर्नल एंट्री में देखा उसकी ही जस्ट ये लेजर पोस्टिंग है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई थी, तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट हो गई और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। इन्वेस्टमेंट्स भी हमारी अनरिकॉर्डेड थी, उनको रिकॉर्ड में लेकर के आए, तो इन्वेस्टमेंट्स भी डेबिट हो गई, तो उसके अगेंस्ट रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। और इसी तरह से सन्ड्री क्रेडिटर्स जब रिड्यूस हो गए तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमें डेबिट करना पड़ा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। लेकिन स्टॉक, फर्नीचर, इन सब की जो वैल्यू थी वो रिड्यूस हो गई, इससे हमें लॉस हुआ, तो वैल्यू रिड्यूस हुई इसलिए ये एसेट्स हैं और इसलिए हमें इनको क्रेडिट करना पड़ा और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। और इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है, तो और इसी तरह से आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमारे लिए एक लायबिलिटी है, और ये बढ़ गई है, खर्चा है, मतलब लॉस है, ये बढ़ गया है, तो लायबिलिटी होने के कारण आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्रेडिट किया लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया।
इसी तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी, क्योंकि प्रोविजन या रिजर्व, प्रॉफिट, ये सब इनका नेचर होता है क्रेडिट। तो ये जब प्रोविजन क्रिएट किया तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को हमने क्रिएट किया और उसके अगेंस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया। तो इन सब को जब हम ट्रीट करेंगे कि इधर का इस तरफ का टोटल हम देखते हैं 4100 है, और इधर से अगर हम इस वैल्यू को छोड़ दें तो यहां तक का जो टोटल है वो 4100 से कम है, 800 रुपए कम है। तो 3300 आपका आ गया है। तो ये 800 रुपीज को हमने ए और बी में ट्रांसफर कर दिया है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देख लेते हैं। जैसा बैलेंस शीट में दिया था कि ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड में, ये यहां थोड़ा सा गलत लिखा है, ये ए का कैपिटल अकाउंट है, ये बी का है और ये सी का है। तो ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनका ओपनिंग बैलेंस हमने बैलेंस ब्रो डाउन करके 30,000 20,000 लिख दिया है। सी नया पार्टनर था, वो बिजनेस में उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 15,000 और 5,000 वो गुडविल लेकर के आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया था, जिसे हमने ए और बी में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये रीवैल्यूएशन जो है का प्रॉफिट है जो हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है, ये इस तरह से इधर ट्रांसफर हो गया है ये। और अब इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमने बैलेंस करी डाउन, क्योंकि क्रेडिट साइड में इधर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इस तरह से ये जस्ट लेजर पोस्टिंग है सारी, कुछ नया नहीं है। जितनी भी जर्नल एंट्रीज हमने की हैं उन्हीं का आउटकम है, उन्हीं की लेजर पोस्टिंग है। शायद आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Adjustment of capitals. Sometimes at the time of admission, the partners agree that their capitals should also be adjusted so as to be proportionate to their profit sharing ratio. In such a situation, if the capital of the new partner is given, the same can be used as a base for calculating the new capitals of the old partners. The capitals thus ascertained should be compared with their old capitals after all adjustments relating to goodwill, reserves, and revaluation of assets and liabilities, etc. have been made. And then the partner whose capital falls short will bring in the necessary amount to cover the shortage, and the partner who has a surplus will withdraw the excess amount of कैपिटल। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम अपनी कैपिटल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करेंगे। तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि नए पार्टनर की कैपिटल दी होती है कई बार क्वेश्चन में, और तब हमें उस नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ही हमें बाकी जो ओल्ड पार्टनर हैं, पुराने जो साझेदार हैं, उनकी न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है। तो इस तरह से जब हम उनकी न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर, तब हम उनकी ओल्ड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमें देखते हैं कि वो उनकी न्यू कैपिटल से कम है या ज्यादा है। अगर उनकी ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल उनके न्यू कैपिटल से कम है तो वो कैश लाएगा, जितना कैश उसको न्यू कैपिटल मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड है। और अगर उसके ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल ज्यादा है न्यू कैपिटल से, तो जितनी ज्यादा है वो पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा, उसको लौटा दिया जाएगा, या वो पार्टनर विड्रॉ कर लेगा। अल्टरनेटिवली यह भी हो सकता है
कि हम वो जो एक्सेस अमाउंट है या एक शॉर्ट अमाउंट है वो उनके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लें। मतलब यह कि अगर न्यू कैपिटल जो हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैलकुलेट की है उसके रिलेशन में ओल्ड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अगर कम है तो हम उनके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके न्यू कैपिटल के इक्वल लेवल पर हम उसे ले आएंगे। और अगर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उनकी ओल्ड कैपिटल न्यू कैपिटल से ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है वो सारा पैसा हम उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब यह कि करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। आइए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिसे हमने एनसीईआरटी बुक से लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 26 है ये। A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. C is admitted into the firm for 1/4 share of profits. मतलब C को फर्म के प्रॉफिट के हम 4 हिस्से करेंगे उसमें से एक हिस्सा C को मिल जाएगा। 4 में से एक 1/4 शेयर का मतलब ये है। C brings in ₹20,000 in respect of his capital. मतलब ये कि C अपने 1/4 शेयर के लिए 20,000 रुपया कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, लाएगा। द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स A and B आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एटसेट्रा आर ₹45,000 एंड ₹15,000। तो A और B जो ओल्ड पार्टनर है सभी तरह की एडजस्टमेंट के बाद उनकी जो कैपिटल है वो 45,000 और 15,000 क्रमशः है। It is agreed that partners' capital should be according to the new profit sharing ratio. उन्होंने आपस में यह तय किया कि उनकी कैपिटल जो है उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगी। Determine the new capitals of A and B and record the necessary journal entries. Assuming that the partners whose capital falls short brings in the amount of deficiency and the partner who has an excess withdraws the excess amount. आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उनके न्यू कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे कि 1/4 शेयर के लिए 20,000 रुपया सी कैपिटल लेकर के आता है तो टोटल जो कैपिटल है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1 जो कि 80,000 हो जाएगा। देखते हैं आगे। Calculation of new profit sharing ratio assuming the new partner C acquires his share from A and B in their old profit sharing ratio that is 2:1। ये हमें पता है कि क्वेश्चन में हमें यह नहीं बताया गया है कि C को A से कितना मिलेगा, B से कितना मिलेगा, मतलब उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने ओल्ड रेशियो में ही सी के फेवर में सेक्रीफाइस करेंगे। टोटल शेयर 1 है, सी का शेयर है 1/4 1/4। रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। टोटल शेयर में से सी को देने के बाद 3/4 शेयर बच गया, रह गया है ए और बी के लिए। इसे हम ए और बी में बांट देंगे। ए और बी में अब इस 3/4 को हम बांटेंगे उनके ओल्ड रेशियो में ही 2:1। टोटल शेयर में से सी को उसका शेयर दे दिया, टोटल प्रॉफिट में से सी को उसका शेयर दे दिया 1 - 1/4। तो जो बच गया है वो अब ए और बी के लिए रह गया है। अब ए और बी में इस 3/4 को हम बांट देंगे उन्हीं का जो ओल्ड रेशियो है उसमें, क्योंकि उनका म्यूचुअल रेशियो चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो 3/4 इंटू 2/3 जैसे कि 2:1 का मतलब 2/3 और 1/3 तो ये हो गया है। तो अब 3/4 को हम डिवाइड करेंगे
2/3 और 1/3 में। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इज इक्वल टू 6/12। ये हो गया है ए का न्यू शेयर। और 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू 3/12, ये हो गया है बी का न्यू शेयर। और सी 6/12, 3/12, और अब इसको इसी लेवल पर लाने के लिए हमने इसको सी का जो न्यू शेयर है 1/4, इसको 3/3 वैसे हम देखें तो 1 होता है, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी। तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/3 इज इक्वल टू 3/12। तो इनका जो न्यू रेशियो है वो हो गया 6:3:3। 6:3:3, that means 2:1:1। अब कैलकुलेट करते हैं कि ए और बी का जो न्यू कैपिटल है वो कितनी रहेगी, रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। सीज कैपिटल हु हैज 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स इज ₹20,000। बीज न्यू शेयर इन प्रॉफिट्स 1/4, ये हमने देखा कि ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 2/4 है, न्यू रेशियो इनका आ गया है। तो इसके हिसाब से हेंस his capital will also be 20,000. A's new share is 2/4, which is double of C's share. Hence, his capital will be 40,000. Alternatively, based on C's capital, the total capital of the firm works out at 80,000. ये जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो 1/4 शेयर था सी का, उसका रेसिप्रोकल हो गया है आपका 4/1, और सी की जो कैपिटल थी जो 1/4 शेयर के लिए लेके आया था 20,000, और उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 80,000 आ गया है। Hence, based on their share in profits, the capital of A and B will be 40,000 and 20,000. तो A की नई कैपिटल हो गई है 40,000 और B की न्यू कैपिटल हो गई है 20,000. The capital of A and B after all adjustment have been made are ₹45,000. अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया था कि सभी एडजस्टमेंट करने के बाद ए के लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल है वो है 40,000 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल जो कैपिटल उसकी एग्जिस्ट कर रही है वो है 45,000। इसका मतलब ये है कि उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल एक्सेस में है। और जो बी है जिसकी रिक्वायर्ड कैपिटल न्यू कैपिटल होनी चाहिए 20,000, उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 15,000। ठीक है, तो यहाँ शॉर्टफॉल है, यहाँ उसकी कैपिटल कम है तो वो कैश लाएगा। हैंस ए विड्रू ₹5,000, ₹45,000 एग्जिस्टिंग में से 40 रिक्वायर्ड माइनस कर दिया तो 5,000 रुपीज का फालतू रह गया है तो वो विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द फर्म। वेयर एज बी विल कंट्रीब्यूट एडिशनल अमाउंट ऑफ 5,000। उसके 20,000 रिक्वायर्ड कैपिटल है, 15,000 उसकी एग्जिस्टिंग है, तो 5,000 रुपये वो और लाएगा। तो उसकी जर्नल एंट्री आपकी होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ए ने कैश विड्रॉ कर लिया और 5,000 रुपया जो उसका फालतू एक्सेस कैपिटल थी उसकी, और बी 5,000 रुपये लेकर के आएगा, लाएगा तो कैश डेबिट हो जाएगा। जनरल एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, क्योंकि जब कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पर ए की कैपिटल जो एग्जिस्टिंग 45 है, रिक्वायर्ड 40 है, तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा कैपिटल को। तो कैपिटल का नेचुरल जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, जब उसे रिड्यूस करेंगे तो डेबिट करना पड़ेगा ए की कैपिटल को। Sometimes the total capital of the new firm may clearly be specified, and it is agreed that the capital of each partner should be proportionate to his share in profits. In such a situation, each partner's capital, including the new partner's capital to be brought by him, is calculated on the basis of his share in profits. By bringing in additional amount or withdrawal of excess amount, the final capital of each partner can be brought up to the required level. It may be noted that subject to agreement among the partners, surplus or deficiency in each old partner's capital accounts can also be taken care of simply by transfer to their respective current accounts. तो
जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि किसी भी शॉर्टफॉल और एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए हम करंट अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह भी कि कभी कभी आपके जो प्रॉब्लम सम दिया रहता है, जो क्वेश्चन होता है उसमें साफ साफ दिया रहता है कि नई फर्म की टोटल कैपिटल इतनी अमाउंट होगी, और हम उसी के बेसिस पर सभी पार्टनर्स की न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। और किसी भी एक्सेस अमाउंट को उनको वापस कर देते हैं या करंट अकाउंट में डाल देंगे, और अगर शॉर्टफॉल है तो उनसे पैसा मंगवा लेंगे, कैश मंगवा लेंगे, या उनके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, मतलब उनके करंट अकाउंट को डेबिट करके और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके हम रिक्वायर्ड लेवल पर उनके अकाउंट को ले आएंगे। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और यह एग्जाम्पल भी हमने एनसीईआरटी की बुक से लिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 28। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. C is admitted into the firm with 1/4 share in profits. He will bring in rupees 30,000 as capital, and capitals of A and B are to be adjusted in the profit sharing ratio. तो A और B की जो कैपिटल है उसे हमने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से एडजस्ट करना है, ये हमें पहले ही बता दिया है। बैलेंस शीट ए और बी की दी है 31 मार्च 2017 को, सी के एडमिशन से पहले। क्रेडिटर्स दिए हैं 8,000 रुपए के, बिल्स पेबल दिया है, जनरल रिजर्व ये है, ये अगर हमें कुछ अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं होंगी तो इसे हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक दिया है, इनमें कोई हमें एडजस्टमेंट नहीं करनी होगी, लेकिन सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये 5 आइटम ऐसे हैं जिनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हमें नीचे मिल सकती हैं। Other terms of agreement are as under: C will bring in rupees 12,000 as his share of goodwill. तो 12,000 रुपए वो गुडविल प्रीमियम के तौर पर लेकर के आएगा। कैपिटल 30,000 रुपए की लानी है, ये ऊपर ही हमें बता दिया गया है कि सी लेकर के आएगा, तो 30,000 रुपए कैपिटल आएगा और 12,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा। बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट रुपीज 45,000। बिल्डिंग 40,000 रुपए की थी, लेकिन इसका नया मूल्यांकन या इसे रीवैल्यूड किया है 45 पर, तो 5,000 रुपए से इसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो 45,000 न्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे और 5,000 जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, एक्सेस अमाउंट जो जिससे हमने इसको इंक्रीज किया है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, एप्रिशिएट हो गई है। मशीनरी एट रुपीज 23,000, मशीनरी को हमने रीवैल्यूट किया 23,000 पर, इसका मतलब 2,000 रुपए का यहाँ पर लॉस है, डेप्रिशिएट हो गई है मशीन, तो ये 2,000 रुपए रिवैल्यूएशन में जाएगा और 23,000 नई बैलेंस शीट में चला जाएगा। A provision for bad debts is to be created at the rate of 6% on debtors. डेटर्स हमारे 8,000, इसका जो 6% है वो हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि रुपीज 480 हो जाता है, 480 रुपया 6%। तो ये 480 हम शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में, क्योंकि ये लॉस है, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है 2,000, ये भी लॉस है, इसे भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बिल्डिंग पे हमें प्रॉफिट हुआ है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 रुपीज क्रेडिट साइड में हम शो करेंगे, और 480 रुपया 480 रुपीज लेस करने के बाद में 7,520 रुपीज हमें बैलेंस शीट में शो करने हैं।
तो यही एडजस्टमेंट दी हैं 3। The capital accounts of A and B are to be adjusted by opening current accounts। इसका मतलब हमें करंट अकाउंट ओपन करना है, कैश में डील नहीं करना है, कैश की पेमेंट और रिसीट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्यूशन देख। आइए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सी जो पार्टनर एडमिशन के वक्त अपनी कैपिटल और गुडविल लेकर के आया है, कैपिटल आया 30,000 और गुडविल 12,000। कैश आया है टोटल 30,000 प्लस 12,000 42,000 कैश आया है। एसेट बढ़ी है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। कैपिटल जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और गुडविल क्योंकि ये लाया है कैश में तो ये क्रेडिट कर दी है। अब इसको हम यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री में हम इसे राइट ऑफ कर देंगे, गुडविल को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो कि 2:1 है। तो एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। तो ये दो एंट्रीज तो थी कैपिटल और गुडविल जो कि न्यू पार्टनर आया है उसकी एडजस्टमेंट से रिलेटेड। अब ये एंट्री है आपकी थर्ड एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड, कि हमें मशीनरी पर लॉस है 2000 का और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें क्रिएट किया है। एक्सपेक्टेड लॉस है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना पैसा हमारा बैड डेप्ट हो जाएगा, डूब जाएगा 480 रुपीज। तो टोटल जो लॉस है हमारा 2480 रुपीज है, ये हमने डेबिट कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो वो ऑब्वियसली क्रेडिट हो जाएंगी, और इसी तरह से प्रोविजन भी क्रेडिट ही होगा। सिर्फ जो 3 एडजस्टमेंट थी उसमें तीसरी एडजस्टमेंट जिसमें बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है, तो बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट होने के कारण बिल्डिंग को हम डेबिट कर देंगे, और उससे में जो प्रॉफिट हुआ है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जर्नल एंट्री हो गई है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000। तो 5000 रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है, 2480 रिवैल्यूएशन के डेबिट में था। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सेस क्रेडिट है 2520 से, और इस एक्सेस क्रेडिट को हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट उनके ओल्ड रेशो में 2:1। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया है और इसको सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी। तो जनरल रिजर्व को भी उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिया था, रिजर्व जितने भी होते हैं उनका जो नेचुरल बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, उसको हमें खत्म करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल इससे बढ़ जाएगी तो उन्हें हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। अब जो उनकी कैपिटल जैसा हमने क्वेश्चन में पढ़ा, हमें प्रॉब्लम में हमें बताया है कि एक्सेस अगर उनकी कैपिटल है रिक्वायर्ड कैपिटल से तो उसे हमें वापस कर देना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। और अगर कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, शॉर्टफॉल है उनकी कैपिटल में, तो वो उसे करंट अकाउंट से पूरा करना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, पार्टनर के दोनों ही पार्टनर ए और बी जो हैं उनकी कैपिटल एक्सेस में है और उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। मतलब ए के कैपिटल अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो गया ए के करंट अकाउंट में, और यहाँ बी के कैपिटल अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो गया बी के करंट अकाउंट में। द एक्सेस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, द एक्सेस ऑफ बीज कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट।
तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग उनकी जो रिक्वायर्ड कैपिटल थी उससे ज्यादा उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल थी, तो जितनी ज्यादा थी उसे हमने उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं, जैसे उन्हीं जो हमने जर्नल एंट्री पीछे की है उन्हीं के लेजर पोस्टिंग है। मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट ये हमने क्रेडिट किए थे और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट था, तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उनकी लेजर पोस्टिंग हो गई है। और इसी तरह से सिर्फ बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही थी, बिल्डिंग को डेबिट किया था और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया था, और उसका जो प्रॉफिट है ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर कर दिया है, और ये इसकी पोस्टिंग है रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट की, ये यहाँ इधर आ गया है लेजर पोस्टिंग। ये हमने जनरल रिजर्व की एंट्री की थी, और ये हमने गुडविल प्रीमियम जो सी न्यू पार्टनर आया था लेकर के आया था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 30,000 यहाँ गलत आ गया है, इसे यहाँ पर होना चाहिए, ये गलत है यहाँ पर। और जो एक्सेस अमाउंट थी रिक्वायर्ड अमाउंट से, जो बैलेंस इनका एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए था 2:1:1, तो उससे जितनी ज्यादा कैपिटल थी वो हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो ये जर्नल एंट्री उसकी हो गई है। तो इस तरह से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और सबसे पहले हमने क्या लिखा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड बैलेंस था वो हमने यहाँ लिखा। न्यू पार्टनर कैश लेके आया था वो यहाँ होना चाहिए था, वो गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट की ये भी लेजर पोस्टिंग है, और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये जस्ट लेजर पोस्टिंग है। कैपिटल अकाउंट्स, हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था जनरल एंट्री में, और करंट अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड है, और यहाँ हमने कैपिटल अकाउंट को मेंशन किया है। इसका मतलब भी यही है कि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया है। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 3,680 से, और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 8,840 से, यही इनका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। अब इस बैलेंस को भी हमने यहाँ बैलेंस शीट में शो करना है, और सेम बैलेंस जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का था उसे भी बैलेंस शीट में शो करना है। तो दो फिगर्स ये आ गई हैं। ये जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हैं ये ओल्ड बैलेंस शीट से उठाया है एज इट इज, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं था। कैश इन हैंड, क्योंकि जो पार्टनर सी जो आया है वो 30,000 और 12,000 लेकर के आया था, तो वो पैसा आपका कैश अकाउंट में आ जाएगा। सन्डी डेटर्स में हमने प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया है और उसे हमने यहाँ शो किया है। स्टॉक में कोई चेंज नहीं था, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं था, ये एज इट इज आ गया है। जिस किसी भी एसेट में कोई चेंज नहीं है उसे हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, और जहां जहां चेंज है उन चेंज को हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ऐसे ही मशीनरी अकाउंट को हमने रिड्यूस्ड अमाउंट, जो हमने पहले ही जब क्वेश्चन को एनालाइज किया था वहां पर भी मेंशन कर दिया था कि बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में क्या आएगा, तो यहाँ हमें कोई समस्या नहीं है। तो बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई थी 5,000 से, मशीनरी डेप्रिशिएट हुई थी 2,000 से, तो सब फिगर्स यहाँ पर एज इट इज आ गई हैं। ओल्ड बैलेंस शीट को हम देखेंगे, उसके चेंजेस को देखेंगे और यहाँ इनकॉर्पोरेट कर देंगे। अब देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया, कि सी 1/4 शेयर के लिए आता है, टोटल में से 1/4 शेयर उसको मिल गया, तो रिमेनिंग शेयर 3/4 वो ए और बी के लिए रह गया है, ए और बी के लिए, और उनका ओड रेशियो था 2:1, तो 3/4 में से 3/4 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 3/4 का 2/3 और 1/3, 2/3 ए का हिस्सा है और 1/3, टोटल 2 और 1 3 हिस्से हो गए।
इसमें से 2 हिस्से ए को मिलेंगे और 1 हिस्सा बी को मिलेगा। तो ए और बी दोनों के लिए अवेलेबल जो शेयर है वो 3/4 है। तो 3/4 को ही हम 2/3 में और 3/4 को ही हम 1/3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो कि 1/2 और 1/4 है। तो इस तरह से उनका जो न्यू रेशियो आ गया 2:1:1। और न्यू कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/4 शेयर के लिए 30,000 रुपीज लेके आता है, रेसिप्रोकल हम उसका 4/1 करेंगे तो 1,20,000 रुपया, टोटल 1,20,000 रुपीज फर्म का टोटल कैपिटल हो गया है। और इसी को ही अगर हम उनके प्रॉफिट शेयर रेशो में देखें तो 2/4 और 1/4, तो उनके न्यू कैपिटल 60,000 और 30,000 आ गई है। उम्मीद है इससे आपको ये जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ और आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।